Hello everyone, come back to my channel Which Horticulturist. Today I will continue with the asparagus. जैसे कि मैंने आपको एस्पैरेगस के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानकारी दी थी, अब मैं किसानों को कुछ इस तरह की जानकारी दूंगी कि कैसे वो इस क्रॉप को कमर्शियल लेवल पर ग्रो कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम या फिर आप कह सकते हैं एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। किस तरह का एनवायरनमेंट जो है इस क्रॉप को के लिए रहना चाहिए और क्या इसके लिए सॉइल की कंडीशंस होनी चाहिए, अर्थात इसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है और इसकी प्रोपगेशन की क्या विधि है। तो आइए जाने एस्पैरेगस के क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के बारे में। जैसे कि एस्पैरेगस को टेम्परेट और ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट रहती है। मीन्स इसके लिए कूलर और ह्यूमिड क्लाइमेट बेस्ट है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। मैंने बताया था कि जो एस्पैरेगस है उसके जो स्पीयर्स हैं वो बहुत ही यूज़फुल हैं। हेल्थ पॉइंट बेनिफिट्स उसके बहुत ज़्यादा हैं। तो जो एस्पैरेगस है उसका अपर पोर्शन विंटर्स में ड्राई हो जाता है और फिर जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा तो वो फिर से स्प्राउट करना शुरू कर जाएगा। बेसिक रिक्वायरमेंट अगर क्लाइमेट में बात करूं तो टेम्परेचर की है। टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए और 15 से 20 डिग्री सेल्सियस जो है नाइट का टेम्परेचर रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्लांट है या आपकी जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो करे, तो ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर को लेके। देन above ground plant parts are injured or killed by frost and below ground crowns can escape from the freezing injury if temperatures are not severe। वही है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है या बहुत ही कम है तो उसकी वजह से प्लांट्स को क्या हार्मफुल हो रह सकती है, प्लांट्स में क्या हो सकता है। एक तो मैं बात करूं क्राउन्स की, तो क्राउन्स में फ्रीजिंग इंजरी हो जाएगी या फिर फ्रॉस्ट। अगर टेम्परेचर जो है बिलो फ्रीजिंग इंजरी है, बिलो फ्रीजिंग है, तो आपको अपने क्राउन्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। जनरली हम मल्चिंग का यूज़ करते हैं क्योंकि मल्च जो है टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, प्लांट के जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करके रखे। अबाउट द सॉइल रिक्वायरमेंट, अगर सॉइल की बात करी जाए तो सॉइल इस तरह के क्रॉप्स के लिए डीप, वेल ड्रेन्ड या फिर आप कह सकते हैं कि फर्टाइल सॉइल्स रहनी चाहिए। लाइट टेक्सचर होना चाहिए सॉइल का और उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पीएच न्यूट्रल होनी चाहिए। और जनरली इस तरह की क्रॉप्स के लिए ऑर्गेनिक सॉइल्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि दो तरह के स्पीयर्स रहते हैं, एक वाइट स्पीयर्स और एक ग्रीन स्पीयर्स। वाइट स्पीयर्स के लिए ऑर्गेनिक सॉइल्स बेस्ट हैं। एस्पैरेगस जो है उसको ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप है। कैसे आपने अपनी सॉइल को प्रिपेयर करना है, ये बहुत ज़रूरी है कि कैसे आप अपनी सॉइल को प्रिपेयर करें। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि जितने भी आपके पेरिनियल वीड्स हैं प्लांटिंग से पहले उनको एक इफ़ेक्टिव मेथड से रिमूव किया जाए। सेकेंडली, आपने कोई भी क्रॉप है, आप देख सकते हैं कि कोई भी पेरिनियल वीड है उसको आपने रिमूव करना है। बरमूडा ग्रास जिसे हम बोलते हैं, सबसे ज़्यादा इस क्रॉप के अंदर जो है इस तरह के वीड्स की प्रॉब्लम रहती है। तो आपने सॉइल के जब प्रिपेयर करना है तो जो क्राउन्स रहते हैं उनकी प्लांटिंग से पहले ये ऑपरेशंस करने हैं अपने सॉइल में, जिसको आप यूज़ करेंगे एस्पैरेगस की प्रोपगेशन के लिए। नेक्स्ट, एस्पैरेगस को किस तरह से प्रोपगेट किया जाए। तीन तरह के मेथड है, एक ट्रांसप्लांटेड मेथड है, ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स जिसे आप बोलते हैं, दूसरा क्राउन मेथड है, तीसरा आपका डायरेक्ट सोइंग मेथड है। तो पहले बात करते हैं ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स की। फर्स्ट, द सीड्स आर सोन ड्यूरिंग मार्च एंड मे इन हिल्स एंड जुलाई टू नवंबर इन प्लेन्स। हिल्स में मार्च से मई तक सीड्स की सोइंग की जा सकती है और प्लेन्स में जुलाई से नवंबर तक। अगर आपको नर्सरी बेड तैयार करना है तो लगभग 600 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी और नर्सरी बेड्स की जो रोज हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 25 से 50 सेंटीमीटर रहना चाहिए। आप जो ट्रांसप्लांटेड मेथड है उसमें नर्सरी में अपनी सीड्स को कैसे रेज करेंगे, लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहना चाहिए सीड सोइंग के टाइम। और
जो डेप्थ है सोइंग की वो 1.5 to 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जैसे ही आप अपने सीड्स को जर्मिनेट कर देंगे, लगभग 1 मंथ बाद आपका जो सीड है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा और आप पूरी क्रॉप को ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं लगभग 3.5 महीने के बाद, या फिर आप बोल सकते हैं 10 वीक्स के बाद। दूसरा मेथड आता है आपका क्राउन प्लांटिंग। जो क्राउन्स रहते हैं वो स्टोरेज रूट्स और या फिर आप बोल सकते हैं स्टोरेज ऑर्गन का काम करते हैं। तो क्राउन्स को भी हम कमर्शियली प्रोपेगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो क्राउन्स रहते हैं एस्पैरेगस के, उनका जो जर्मिनेशन है या फिर बोल सकते हैं उनका जो प्लांटिंग टाइम है वो कम है एज कम्पेयर टू ट्रांसप्लांटिंग मेथड। तो लगभग आप जो क्राउन लेंगे वो 1 ईयर ओल्ड क्राउन होना चाहिए, क्योंकि उससे जो है जो नर्सरी मैन है या फिर कोई भी रिलायबल ग्रोअर है, वो अपनी जो एस्टैब्लिशमेंट है अपने सीड्स की, आप कह सकते हैं अपनी क्रॉप की जो एस्टैब्लिशमेंट है, उसको फास्ट कर सकता है। क्राउन्स की जो प्लांटिंग है वो लगभग 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिलो द सॉइल। यहाँ पे जो ABCD करके 4 तरह की जो पिक्चर्स आपको बताई गई हैं, उनमें बताया है कि कितनी डेप्थ पे हमने प्लांटिंग करनी है। जैसे कि A में बताया गया है कि अगर आप क्राउन्स ले रहे हैं और क्राउन्स को बहुत ही शैलो उसकी प्लांटिंग कर रहे हैं, तो होगा क्या कि नंबर ऑफ स्पेयर्स जिनको आप बोलते हैं वो बनेंगे तो ज़्यादा, जो आपके कमर्शियली जिनको आप यूज़ कर रहे हैं, बट बहुत ही पतले स्पेयर्स बनेंगे, जो मार्केट में जिनकी जो मार्केटेबल आप बोल सकते हैं मार्केटेबिलिटी बहुत कम है। सेकंड पिक्चर में जो कि बी है, जिसमें बताया गया है कि अगर आप अपने स्पेयर्स को या फिर आप अपनी जो प्लांट का क्राउन है उसको लगभग 150 सेंटीमीटर रो टू रो क्राउन की प्लांटिंग कर रहे हैं और 30 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट कर रहे हैं, तो किस तरह से आपको अपने स्पेयर्स देखने को मिलेंगे। देन कवर द क्राउन विद 5 to 7.5 सेंटीमीटर सॉइल आफ्टर प्लांटिंग। इस तरह के स्पेयर्स को, जिनको आप 150 सेंटीमीटर रो टू रो की प्लांटिंग डिस्टेंस और 30 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका रो टू रो डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है, अगर इतना रहता है तो हम लगभग उस क्राउन को 5 से 7.5 सेंटीमीटर सॉइल से उसको कवर कर देंगे। जैसे ही वो ग्रेजुअली वो ग्रो करेगा, तो हम क्या करेंगे कि उनको कंप्लीटली कवर नहीं करेंगे। अगर हम कंप्लीटली कवर करते हैं तो हो सकता है कि जो स्पेयर्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप ना हो। जब हम उसको कंप्लीटली कवर नहीं करेंगे तो बहुत अच्छे से स्पेयर्स जो है ग्रो करेंगे। आप देख सकते हैं इस पोर्शन में डी पिक्चर में कि किस तरह से एक स्पेयर्स जो है वो जिस तरह की रिक्वायरमेंट है मार्केटेबिलिटी जिस तरह की रहनी चाहिए स्पेयर्स की, वो ग्रो कर रहे हैं और ऐसे स्पेयर्स जो है मार्केट में एक अच्छा प्राइस और एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। बोथ डायरेक्ट सीडेड एंड ट्रांसप्लांटेड एस्पैरागस कैन बी प्लांटेड इन सिंगल रो और डबल रो सिस्टम। अगर आपने डब्ल्यू शेप के बेड बनाए हैं तो किस तरह से आपने प्लांटिंग करनी है, जैसे कि फरो ओपनर से प्लांटिंग कर सकते हैं या फिर बेड शेपर। बहुत सारे ऐसे एडवांसमेंट्स हैं जिससे आप प्लांटिंग की तरफ जा सकते हैं। दूसरा, फ्लैट बेड पे आप देख सकते हैं पिक्चर में कि फ्लैट बेड में प्लांटिंग की गई है और डबल रोज हैं। प्लांटिंग हमेशा फ्लैट बेड में डबल रोज में की गई है, जिनको आप शेल्व्ड बेड भी बोलते हैं। अगर आप प्लांटिंग को जो है ग्रोइंग क्राउन से कर रहे हैं तो कैसे आप प्रोपेगेशन कर सकते हैं। तो ग्रोइंग क्राउन्स जो है वो आपके हाई क्वालिटी के रहने चाहिए, हाई क्वालिटी सीड्स के होने चाहिए, ताकि आप उनको जैसे ही सॉइल में ग्रो करें तो वो इजीली डगअप हो जाए, मतलब आप उनको इजीली निकाल सको। सॉइल जो उसके साथ सॉइल अडेयर रहेगी उसको इजीली फ्री कर सकें। Asparagus is slow to germinate, requiring 2 to 3 weeks for seeding to emerge, and crowns are ready to dig after one growing season. यही डिफरेंस है कि अगर आप सीड से सोइंग कर रहे हैं और क्राउन से सोइंग कर रहे हैं। सीड से सोइंग कर रहे हैं तो बहुत लेट आपको सीडलिंग्स की इमर्जेंस देखने को मिलेगी, लेकिन अब
अगर आप ग्राउंड से सोइंग कर रहे हैं तो आप लगभग एक ही ग्रोइंग सीजन में अपनी क्रॉप ले सकते हैं। देन digging of crown. Crown grows can be dug in January, February or early March before bud growth begins. सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि कैसे आपने क्राउन्स को ग्रो करना है। दूसरा, टॉप पोर्शन ऑफ ओल्ड प्लांट्स शुड बी कट। उनको काट दीजिए, जो इसका टॉप पोर्शन है, जितने भी ओल्ड प्लांट्स हैं। अगर नेसेसरी आपको लगता है कि वो आपके क्रॉप के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं तो आप पूरी की पूरी क्रॉप को उस फील्ड से निकाल सकते हैं। जनरली डिगिंग के लिए हम पीनट और पोटैटो डिगर्स का यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्राउन्स एकदम से आपको प्लांटिंग नहीं करनी है, जैसे ही आप डिगिंग कर रहे हैं। ये लाइफ साइकिल है एस्पैरागस की। इस पिक्चर में रिप्रेजेंट किया गया है कि कैसे रूट्स के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, मतलब उनकी प्रॉपर डिप्लीशन हो रही है, और रूट का कार्बोहाइड्रेट कैसे रिचार्ज हो रहा है और कैसे स्टेबल हो रहा है। तो जैसे ही रूट्स का कार्बोहाइड्रेट डिप्लीट होने लग जाएगा, इट मीन्स कि वो फर्न्स की एस्टेब्लिशमेंट करना शुरू कर देगा। फर्न्स या आप बोल सकते हैं स्पीयर्स। और विंटर में क्या होगा कि वो बिल्कुल ही फर्न जो है आपकी येलो हो जाएगी, और आपका जो फर्न है, फर्न का जो क्राउन का पोर्शन है या फिर स्टोरेज ऑर्गन्स है, वो अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। जब स्टेबल करेंगे तब फिर आप उनको चॉप करेंगे। चॉप करने के बाद स्पीयर्स की हार्वेस्टिंग करेंगे। मतलब जो हमारा ओवरऑल स्टोरेज ऑर्गन है, उसी का रोल है एस्पैरागस की लाइफ साइकिल के लिए। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। तो डायरेक्ट सीडिंग मेथड किस तरह से हम करेंगे, नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम डायरेक्ट सीडिंग में जा रहे हैं, कितने हमें नंबर ऑफ सीड्स चाहिए होंगे, कितना उसके लिए टेम्परेचर चाहिए होगा सीड्स से अगर आप क्रॉप को रेज कर रहे हैं। बाकी इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जो एस्पैरागस है वो किस तरह के उसको इरिगेशन रिक्वायरमेंट है, किस तरह का न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहता है। और इसी के साथ आज एस्पैरागस के बारे में मैंने आपसे बहुत कुछ जानकारी शेयर की। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई लेक्चर। Kindly share and subscribe my channel, Which Horticulturist. If you people have any feedback, then comment.